हाय, इस हफ्ते 3 और कंपनीज अपने आईपीओज लेके आ रही हैं। अबांस होल्डिंग्स लिमिटेड, सोला विनयर्ड्स लिमिटेड और लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। अबांस होल्डिंग्स और सोला विनयर्ड्स के आईपीओज आज ओपन हो चुके हैं और लैंडमार्क कार्स का आईपीओ कल ओपन होगा। तो इस वीडियो में हम इन तीनों आईपीओज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना ज्यादा देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं पहली कंपनी अबांस होल्डिंग लिमिटेड से। यह आईपीओ 12 दिसंबर यानी कि आज से ओपन हुआ है और 15 दिसंबर यानी कि थर्सडे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपनी सब्सिडरी अबांस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए फाइनेंसिंग देना चाहती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट भी देना चाहती है। अबांस ग्रुप एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड रिफाइनिंग, ज्वेलरी, कमोडिटीज ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग एंड वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रियल एस्टेट जैसे बिजनेसेस में एंगेज्ड है। मिस्टर अभिषेक बंसल पूरी ग्लोबल टीम को लीड करते हैं जो अपनी 18 सब्सिडरीज के थ्रू मल्टीपल लोकेशंस जैसे कि इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, शंघाई, हांगकांग, मॉरिशस और सिंगापुर में ऑपरेट करती है। अबांस होल्डिंग्स लिमिटेड अबांस ग्रुप का फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है। कंपनी ग्लोबल लेवल पे एनबीएफसी सर्विसेज, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इन इक्विटीज, कमोडिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया में है। कंपनी के इंसेप्शन से कंपनी सिर्फ एक कमोडिटीज ट्रेडिंग कंपनी से मल्टी एसेट एंड मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की तरह इवॉल्व हुई है। कंपनी की फाइनेंशियल सर्विसेज को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है उनका फाइनेंशियल लेंडिंग बिजनेस। कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी की तरह ऑपरेट करती है। कंपनी का फाइनेंस बिजनेस प्राइमरीली प्राइवेट ट्रेडर्स और कमोडिटी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कई स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को लेंडिंग करना है। दूसरा है एजेंसी बिजनेस जहां पर अबांस होल्डिंग्स सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज ब्रोकर भी है और उनकी मेंबरशिप इंडिया के सारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि बीएससी, एनएसई, एमएसईआई, एमसीएक्स, एनसीडी EX और ICEX के साथ है। क्योंकि कंपनी लंदन में एफसीए रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, कंपनी की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंबरशिप वेरियस इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जैसे कि DGCX दुबई में, LME लंदन में, INE और DSC चाइना में भी है। एफसीए यानी कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये यूके में फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। साथ ही साथ अबांस होल्डिंग सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी और सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 FPI भी है। इन सभी मेंबरशिप्स के थ्रू कंपनी इक्विटी, कमोडिटीज और फॉरेन एक्सचेंज में वेरियस इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट क्लाइंट ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और आखिरी में बात करते हैं उनके कैपिटल बिजनेस की। कंपनी के कैपिटल बिजनेस में उनके इंटरनल ट्रेजरी ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं। इस सेगमेंट के जरिए अबांस होल्डिंग्स अपने एक्सेस कैपिटल फंड्स को लो टू मीडियम रिस्क स्ट्रैटेजीज के थ्रू इन्वेस्ट और मैनेज करती है और मोर इंपॉर्टेंटली वो इन इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह स्ट्रक्चर करते हैं जिससे उनके बाकी बिजनेसेस के कैपिटल नीड्स के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन हो सके। इसके अलावा अबांस होल्डिंग्स कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में अबांस होल्डिंग्स का 59% रेवेन्यू कैपिटल बिजनेस से आया है, 27% फाइनेंस बिजनेस से और 14% एजेंसी बिजनेस से। वेयर हाउसिंग और बाकी सर्विसेज का शेयर नेग्लिजिबल है। अब अगर हम इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की बात करें जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अबांस होल्डिंग्स ऑपरेट करती है तो हमें पता चलता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट रैपिडली ग्रो हो रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज और मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसकी वजह से ब्रोकरेजेस के लिए प्लेइंग फील्ड वाइड होता जा रहा है। और अगर एनबीएफसीज की बात करें तो 2009 से 2019 में एनबीएफसीज के टोटल एसेट्स 18.6% के CAGR से ग्रो हुए हैं। प्लस माना जा रहा है कि कमोडिटीज की डिमांड आने वाले 5 सालों में 4 टाइम्स हो सकती है जो कि कंपनी के कमोडिटीज ट्रेडिंग बिजनेस को बेनिफिट करेगा। चलिए अब कंपनी की की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। अबांस होल्डिंग्स की एक स्ट्रेंथ है कि वो अपने क्लाइंट्स डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों को इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, प्राइवेट क्लाइंट ब्रोकरेज, एसेट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। मोरओवर कंपनी अपने लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स को लेवरेज करके उनके इन हाउस एनबीएफसी बिजनेस के थ्रू क्लाइंट्स को लेंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और साथ ही उनका इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म उन्हें क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रॉस सेल करने में भी मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सामने खड़े कुछ रिस्क और चैलेंजेस की।
कंपनी के प्रोमोटर्स और सब्सिडरीज के ऊपर फिलहाल लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। कोई भी एडवर्स डिसीजन कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। प्लस अबांस होल्डिंग्स के बिजनेस ने पास्ट में नेगेटिव नेट कैश फ्लोज जनरेट किए हैं और पॉसिबल है कि ये आगे भी कंटिन्यू हो जाए। और साथ ही उनके मेजॉरिटी एनबीएफसी लोन्स हाई क्रेडिट रिस्क हैं, जिसमें से 97% लेंडिंग अनसिक्योर्ड भी है। अगर कंपनी डिफॉल्टर्स से पैसे कलेक्ट नहीं कर पाती है तो उनके फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आइए नजर डालते हैं अबांस होल्डिंग्स लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के ऊपर। सबसे पहले इस टेबल पे नजर डालते हैं। इस टेबल में जैसे कि आप देख सकते हैं सारे फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। ओवर द इयर्स हमें इसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये फिगर 2771 करोड़ से डिक्लाइन हो के फाइनेंशियल ईयर 21 तक 1331 करोड़ पे आ गया। फिर फर्दर फाइनेंशियल ईयर 22 में हमें फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये फिगर 646.23 करोड़ पे आ गया। डिस्पाइट द डिक्लाइन इन टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट में हमको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओवर द इयर्स। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 20 के एंड में ये फिगर 39.21 से इंक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 21 में 45.79 पे आ गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 22 में ये फिगर फिर से इंक्रीज होकर 61.97 पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.12%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.59%, कंपनी का ईपीएस है 13.37 पे, पीई रेशियो है 20.19 पे, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 18.05 पे, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.12 का, आरओई है 9.13% पे, आरओसीई है 8.45% पे, 3 ईयर सेल्स सीएजीआर नेगेटिव है -47.15% पे, 3 ईयर प्रॉफिट सीएजीआर पॉजिटिव में है 19.57% पे। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले ये आईपीओ ओपन हो रहा है 12 दिसंबर 2022 को और ये क्लोज हो रहा है 15 दिसंबर 2022 को। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 256 से 270 रुपीज का और इसका लॉट साइज है 55 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 345.6 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 102.6 करोड़ का और बाकी ऑफर फॉर सेल है 243 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग डेट है 23 दिसंबर 2022। तो ये था पहला आईपीओ। अब दूसरी कंपनी है सुला विनियर्ड्स लिमिटेड। इस आईपीओ में आप 12 दिसंबर यानी कि मंडे से 14 दिसंबर यानी कि वेंसडे तक अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देना चाहती है। सुला विनियर्ड्स इंडिया की सबसे बड़ी वाइन प्रोड्यूसर एंड सेलर है। वो इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर भी हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम एंड वैल्यू। उन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स मार्केट शेयर गेन किया है। 2009 में सुला का ग्रेप्स वाइन मार्केट में 33% मार्केट शेयर था, जो कि 2022 में 52% तक इंक्रीज हो गया है। मार्केट लीडर होने के साथ कंपनी वाइन्स के चारों प्राइस सेगमेंट्स यानी कि एलीट, प्रीमियम, पॉपुलर और इकोनॉमी में भी मार्केट लीडर है, जहां कंपनी के पास एलीट और प्रीमियम कैटेगरीज में अप्रोक्सीमेटली 61% मार्केट शेयर है। फर्दरमोर कंपनी वाइन वेरिएंट्स जैसे कि रेड, व्हाइट एंड स्पार्कलिंग वाइन्स में भी मार्केट लीडर है। हम सुला विनियर्ड्स के बिजनेस को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है वाइन बिजनेस, जहां कंपनी वाइन के प्रोडक्शन के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हैंडल करती है, और दूसरा है उनका वाइडली पॉपुलर वाइन टूरिज्म बिजनेस। सुला विनियर्ड्स नासिक में विनियर्ड रिजॉर्ट ओन और ऑपरेट करते हैं अंडर द ब्रांड द सोर्स एट सुला और बियॉन्ड बाय सुला। इन वेन्यूज में ऑक्यूपेंसी रेट कुछ 77% है एज ऑफ 30 सितंबर 2022। सुला अपनी वाइन्स फ्लैगशिप ब्रांड सुला के साथ रासा, डिंडोरी, द सोर्स, सटोरी, मडेरा और दिया जैसे ब्रांड्स के अंडर डिस्ट्रीब्यूट करती आई है। करेंटली कंपनी वाइन के 56 डिफरेंट लेबल्स प्रोड्यूस करती है, जहां कंपनी अपने 4 ओन्ड और 2 लीज प्रोडक्शन फैसिलिटीज में प्रोड्यूस करती है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। अब आप अपनी स्क्रीन पे कैटेगरी वाइज कंपनी की नंबर ऑफ ऑफरिंग्स देख सकते हैं। एलीट 21, प्रीमियम 13, इकोनॉमी 13, पॉपुलर 9। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, गोवा और पंजाब में मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सुला के टाई अप्स हैं, जिसकी मदद से वो दूसरी वाइन कंपनीज के मुकाबले एक स्ट्रॉन्गर और इंडिया में लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर पाए हैं। और तो और कंपनी का नासिक और बेंगलुरु की वाइन टूरिज्म बिजनेस फैसिलिटीज के थ्रू डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C चैनल भी है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वॉल्यूम सेल्स लेके आता है। इसके साथ कंपनी के प्रोडक्ट्स वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, जिससे कंपनी का D2C फुटप्रिंट इंप्रूव होता है।
ये तो हुई सुला विनियर्ड्स की बात, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट है, जो कि 2005 में 1.3 लीटर्स पर कैपिटा के स्मॉल बेस से 2010 में 2.7 लीटर्स पर कैपिटा तक ग्रो हो गई थी। अगर पर्टिकुलरली वाइन्स की बात करें तो पर कैपिटा कंजम्पशन 100 मिलीलीटर से भी कम है और ओवरऑल अल्कोहल कंजम्पशन में वाइन का कंजम्पशन 1% से भी कम है, जबकि इसका वर्ल्ड एवरेज 13.5% है। इंडिया में पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन का बढ़ना और पॉजिटिव डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे कि 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का अल्कोहल के लिए एलिजिबल बनना इंडिया को अल्कोहलिक बेवरेजेस का अट्रैक्टिव मार्केट बनाता है। इंडिया की अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट 2.61 लाख करोड़ रुपीस की है, जो कि लास्ट 8 इयर्स में 7% CAGR से ग्रो हुई है और फ्यूचर में भी एक अच्छे पेस से ग्रो हो सकती है। हालांकि इंडियन वाइन मार्केट लास्ट 10 इयर्स में सिर्फ 2.75% के CAGR से ग्रो हुआ है, जो कि अगले 3 सालों में 8.45% CAGR से ग्रो कर सकता है। चलिए अब कंपनी के की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। सुला की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये एक हाई एंट्री बैरियर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। इंडिया में वाइन मार्केट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है ड्यू टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट और कई सारे और पॉइंट्स जैसे कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेंट्री बिजनेस मॉडल, लॉन्ग वैल्यू चेन प्रोसेस, स्टेट वाइज डिफरेंट अल्कोहल पॉलिसीज, रॉ मटेरियल्स लाइक ग्रेप्स, सोर्सिंग एंड क्लाइमेट कंडीशंस। इसकी वजह से कंपनी के पास एक तरह से प्राइसिंग पावर है जो वो उनके फाइनेंशियल्स और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ा करते हैं। कंपनी की एक और स्ट्रेंथ है उनकी ऑलरेडी स्टैब्लिश इंडस्ट्री लीडरशिप। मार्केट में सुला ब्रांड की ऑलरेडी बहुत अच्छी रेपुटेशन है और उनका 52% मार्केट शेयर उन्हें एक डोमिनेंट प्लेयर बनाता है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सामने खड़े कुछ रिस्क और चैलेंजेस की। सुला का रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड कंज्यूमर्स के पास से आता है। अगर हम टॉप 5 कस्टमर्स के रेवेन्यू शेयर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में उनसे 37% रेवेन्यूज आए थे। कंपनी का टॉप कस्टमर ब्रांडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो टोटल रेवेन्यू का 6% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा चैलेंज है कि इंडिया की वाइन मार्केट रिलेटिवली बहुत यंग है। इंडिया में वाइन ड्रिंकिंग का स्ट्रॉन्ग कल्चर नहीं आया है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, जहां वाइन को रेगुलरली कंज्यूम किया जाता है और इसलिए इंडिया में वाइन का मार्केट 1% से भी कम है। लेकिन क्या फ्यूचर में वाइन कंजम्पशन इंक्रीज होगा, वो देखने वाली बात है। और फिर इंडिया में अल्कोहलिक बेवरेजेस को टीवी पे एडवर्टाइज करना रिस्ट्रिक्टेड है। इसकी वजह से कंपनीज को सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ या फिर एनुअल वाइन एंड म्यूजिक फेस्टिवल से अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना पड़ता है। ये सारे एडवर्टाइजमेंट सोर्सेज टेलीविजन एडवर्टाइजिंग से कम इफेक्टिव हैं। इसकी वजह से सुला के अभी तक उतनी विजिबिलिटी नहीं बनी है पैन इंडिया में, जो उनके बिजनेस के लिए एक सिस्टमैटिक रिस्क है। अब बात करते हैं सुला विनियर्ड्स के फाइनेंशियल्स और IPO डिटेल्स की। जैसे कि आप ये चार्ट अपने सामने देख सकते हैं, ये फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। टोटल रेवेन्यू में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 21। ये फिगर 523.1 से डिक्लाइन होकर 421.5 करोड़ पे आ गया। फाइनेंशियल ईयर 22 में एक इंक्रीज है और ये 421 से इंक्रीज होकर 456.7 करोड़ पे आ गया। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 20 में हमें एक नेगेटिव फिगर देखने को मिल रहा है 15.9 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 21 में पॉजिटिव है 3.01 का और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 52.14 करोड़ पे है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20.24% पे, नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.42% पे, EPS है 6.79 का, PE रेशियो है 52.58 का, इंडस्ट्री का PE है 83.11 का। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये 0.58 पे है। ROE की परसेंटेज है 11.6%, ROCE है 20.86% पे। 3 ईयर सेल्स CAGR है -6.44% पे। 3 ईयर प्रॉफिट CAGR है 93.74% पे। अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। ये IPO ओपन हो रहा है 12 दिसंबर 2022 को, क्लोज हो रहा है 14 दिसंबर 2022 को और लिस्ट हो रहा है 22 दिसंबर 2022 को। इसका प्राइस बैंड है 340 से 357 रुपीस का और इसका लॉट साइज है 42 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 960.35 करोड़ रुपीस का, जो कि पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। इसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है।
तो ये था दूसरा आईपीओ और अब थर्ड कंपनी की ओर बढ़ते हैं जो कि है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। इस आईपीओ में आप 13 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे से लेके 15 दिसंबर यानी कि थर्सडे तक अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने सब्सिडरीज की बोरोइंग्स को रीपे करना चाहती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट भी देना चाहती है। लैंडमार्क कार्स एक प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस में है जिनके पास मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, फोक्सवैगन, अशोक लेलैंड और रेनो जैसी ऑटोमोबाइल कंपनीज की डीलरशिप्स हैं। कंपनी का ऑटोमोटिव रिटेल में क्रॉस वैल्यू चेन प्रेजेंस है जहां वो न्यू व्हीकल सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस एंड रिपेयर्स, प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की सेल्स भी फैसिलिटेट करते हैं। लैंडमार्क ने अपने ऑपरेशंस 1998 में होंडा की डीलरशिप लेके किया था और आज उनकी प्रेजेंस 8 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की 32 सिटीज में है। कंपनी का प्राइम फोकस प्रीमियम और लग्जरी ऑटोमोटिव सेगमेंट्स है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी इंडिया की नंबर 1 डीलर रही है फॉर मर्सिडीज इन टर्म्स ऑफ रिटेल सेल्स और नंबर 1 डीलर फॉर होंडा एंड जीप इन टर्म्स ऑफ होलसेल सेल्स। चलिए अब कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट है न्यू व्हीकल सेल्स। न्यू व्हीकल सेल्स लैंडमार्क का की ऑपरेटिंग बिजनेस है जो उनके टोटल रेवेन्यू में 77% कंट्रीब्यूट करता है। फाइनेंशियल ईयर 22 में होंडा एंड जीप के ओवरऑल सेल्स में लैंडमार्क 5.8% एंड 26.8% रिस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती है और दूसरी ओर कंपनी मर्सिडीज के 15.8% रिटेल सेल्स के लिए भी जिम्मेदार रही है, फॉलोड बाय फोक्सवैगन एंड रेनो। इसके साथ साथ लैंडमार्क ने ग्लोबल ईवी प्लेयर BYD के साथ दिल्ली और मुंबई में उनके इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की डीलरशिप का लेटर ऑफ इंटेंट भी इशू किया है। ये उन्हें ईवी मार्केट में एंट्री लेने में मदद करेगा। अब जानते हैं इनके दूसरे रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में जो कि है आफ्टर सेल्स सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स। इस सेगमेंट में कंपनी अपने क्लाइंट्स को उनके 53 आफ्टर सेल्स सर्विस और स्पेयर्स आउटलेट के थ्रू रिपेयर सर्विसेज, वारंटी वर्क, इंश्योरेंस क्लेम वर्क और कस्टमर पेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लैंडमार्क मर्सिडीज बेंज, होंडा, फोक्सवैगन, जीप, रेनो और अशोक लेलैंड की ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स रन करती है और ये सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 20% कंट्रीब्यूट करता है। एज अ फाइनेंशियल ईयर 22 मर्सिडीज बेंज के थ्रू कंपनी के टोटल रेवेन्यूज का 8.28% और आफ्टर सेल्स रेवेन्यू का 43% रेवेन्यू आता है। अब अगर हम उनके तीसरे सेगमेंट प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल सेल्स सेगमेंट की बात करें तो लैंडमार्क प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल्स की बाइंग सेलिंग भी करती है। यह सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में 1% कंट्रीब्यूट करता है। फोर्थ सेगमेंट है थर्ड पार्टी फाइनेंशियल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। कंपनी थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज और व्हीकल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है और इनके साथ कंपनी का कमीशन अरेंजमेंट्स रहता है और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये सेगमेंट का भी कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। और लास्टली कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 1% कमीशन इनकम भी है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की पैसेंजर व्हीकल्स इंडस्ट्री के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 17 में टोटल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में प्रीमियम कार्स का कंट्रीब्यूशन 42% था जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़ के 62% हो गया है। इनफैक्ट प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट में लास्ट 5 इयर्स में 8.1% CAGR से ग्रोथ हुई है। और अगर हम पैसेंजर व्हीकल फाइनेंसिंग पेनिट्रेशन की बात करें तो वो भी ओवर द ईयर स्टेडीली इंक्रीज हुआ है जो हमें बताता है कि इंडस्ट्री में आने वाले समय में काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। चलिए अब कंपनी की की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। लैंडमार्क की एक स्ट्रेंथ है कि कंपनी प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल्स पे फोकस्ड है जो कि एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है और लैंडमार्क का अक्रॉस वैल्यू चेन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना उन्हें काफी बेनिफिट करता है। कंपनी न्यू व्हीकल सेल करने से लेके हाई मार्जिन सर्विसिंग और रिपेयरिंग बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। स्पेयर पार्ट्स की सेल, ल्यूब्रिकेंट्स, प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल्स और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से कंपनी कस्टमर्स की वेरियस नीड्स को फुलफिल करके कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज करती है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सामने खड़े कुछ रिस्क और चैलेंजेस की। कंपनी के लिए एक रिस्क ये है कि उनका बिजनेस जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है। पिछले साल लगभग 50% रेवेन्यू उनका गुजरात से और अप्रॉक्सीमेटली 25% बिजनेस महाराष्ट्र से आया था। न्यू व्हीकल सोल्ड और टोटल रेवेन्यू का 48.77% गुजरात की डीलरशिप ऑपरेशन से आता है। तो अगर हम देखें तो लैंडमार्क का 75% बिजनेस सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र से आता है। ये दो स्टेट्स में इकोनॉमिक डाउनटर्न, नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल अनरेस्ट जैसे इवेंट्स कंपनी के बिजनेस पे बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। अब बात करते हैं लैंडमार्क कार्स लिमिटेड के फाइनेंशियल्स और आईपीओ डिटेल्स की। सबसे पहले नजर डालते हैं फाइनेंशियल्स पे। ये चार्ट आपके सामने है, इसमें सारे फिगर्स क्रॉस में दिए गए हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 से ये फिगर डिक्लाइन हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 21 में 2228.9 से कम होकर 1966.3 पे आ गया। फाइनेंशियल ईयर 22 में रिकवरी हुई है और ये फिगर इंक्रीज होकर 2976.5 पे आ गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी लॉसेस में दिख रही है।
-28.9 पे है ये फिगर। फाइनेंशियल ईयर 21 में हमें प्रॉफिट का फिगर दिख रहा है 11.1 करोड़ पे, और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये फिगर 66.1 करोड़ को टच कर चुका है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 3.93% पे, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 2.22% पे, ईपीएस है कंपनी का 17.88 पे, कंपनी का पीई है 28.3 पे। बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.73 पे, आरओई है 26.66% पे, आरओसीई है 18.86% पे, 3 ईयर सेल सीएजीआर है 3.15% पे, 3 ईयर प्रॉफिट सीएजीआर है 91% पे। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। ये ओपन हो रहा है 13 दिसंबर को, क्लोज हो रहा है 15 दिसंबर को, और लिस्ट हो रहा है 23 दिसंबर 2022 को। इसका प्राइस बैंड है 481 से 506 रुपीज का, और इसका लॉट साइज है 29 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 552 करोड़ रुपीज का, जिसमें से फ्रेश इशू है 150 करोड़ का, और ऑफ अ सेल है 402 करोड़ रुपीज का। तो ये थे आने वाले इन 3 आईपीओस के डिटेल्ड एनालिसिस। आपको अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको ये भी रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा आप हमारे ट्रेडिंग चैनल को चेक कर सकते हैं, जहां हम ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.